बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के बुक्स के लेक्चर्स का आगाज़ किया है, जिनमें 9th और 10th की इंग्लिश के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं तनवीर अहमद स्पीक चैनल पे, और बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ किया और बायोलॉजी में तकरीबन 4 चैप्टर के रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, जिनमें मुख्तलिफ उनको पार्ट्स में तकसीम किया गया है। और आज हम सेल साइकिल यानी कि 5वें चैप्टर को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ताकि आप इससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ऑलरेडी जो मौजूद हैं उनसे गुजारिश है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को 9th और 10th के जो स्टूडेंट हैं वो शेयर करें ताकि वो भी इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। और वो बहुत बड़ी आप जो अकेडमी में फ़ीस पे करके वही चीज़ जो यहाँ पे बताया जा रहा है वही चीज़ वहाँ पे भी जाके सीखते हैं, फिर आपको लर्न करना पड़ता है, मेमोराइज़ करना पड़ता है। वही चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन हो और आप उन तमाम लेक्चर्स को घर में बैठ के इजीली स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आप इसको वॉच कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो चैप्टर 5 है बायोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ है, सेल साइकिल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और सेल साइकिल में क्या चीज़ें होंगी इस चैप्टर 5 में। सबसे पहले द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज प्रोडक्शन। जिंदगी के सबसे बुनियादी खसूसियात रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन अकर एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये रिप्रोडक्शन का अमल जानदारों की तंजीम के मुख्तलिफ दर्जात पर होता है। पार्ट्स ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस न्यू chromosome cells produce new cells and individual produce offspring life themselves। और एक सेल के हिस्से जैसे कि क्रोमोसोम्स ने क्रोमोसोम बनाते हैं, सेल्स नए सेल्स पैदा करते हैं। इफ वी रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 1, अगर हम चैप्टर 1 को दोबारा मेमोराइज करें या याद करें या रिकॉल करें, वी शुड रिमेंबर रडल्फ विर्को। तो हमें जो है ना हमारे जहन में रेड वुल्फ विर्चो आएगा। उसने एक अहम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल तजवीज़ किया था। ही प्रपोज्ड एन इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। तमाम जो सेल्स हैं वो सेल्स से ही आते हैं, सेल्स से ही पैदा होते हैं। दिस प्रिंसिपल टेल्स अस दैट द कंस्टिट्यूशन ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। और ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि ज़िंदगी के तसलसल जिसमें रिप्रोडक्शन के तमाम पहलू शामिल है की बुनियाद सेल्स की रिप्रोडक्शन पर ही है। और सेल्स की रिप्रोडक्शन को आम तौर पर हम सेल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। वी कॉमनली रेफर सेलुलर रिप्रोडक्शन एज सेल डिवीज़न एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द होल लाइफ ऑफ सेल लाइक सेल साइकिल। और ये अमल सेल की तमाम जिंदगी यानी कि सेल साइकिल का एक हिस्सा होता है। तो सेल साइकिल क्या होता है, आइए देखते हैं। Cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until its complete mitosis and produces new cells। सेल साइकिल से मुराद उन तमाम वाकयात का सिलसिला है, यानी सीरियस है, जिसमें एक सेल पैदा होने से लिए माइटोसिस के जरिए नए सेल बनाता है। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर फेसेस, और ये सेल साइकिल जो है 2 बड़े मराहल पर मुश्तमिल होता है, इंटरफेस एंड माइटोटिक फेज। यानी कि इसको इंटरफेस का नाम दिया जाता है और माइटोटिक फेज का सेकंड का नाम दिया जाता है। माइटोटिक फेज इज रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल, और इसमें जो माइटोटिक फेज का निस्बतन एक मुख्तसर मरहला है। इट अल्टरनेट्स विद अ मच लॉन्गर इंटरफेस वेयर सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर अ डिवीजन, जिसमें जो है आपका एक लंबे इंटरफेस के साथ अदल बदल कर आता है, जिसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। इंटरफेस इज द टाइम व्हेन सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज वेरी हाई एज इट परफॉर्म्स इट्स वेरियस फंक्शंस। इंटरफेस के दौरान सेल की मेटाबॉलिक सरगर्मियाँ अरूज पर होती हैं और वो अपने ज़्यादातर अफ़ाल सर अंजाम देता है। डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस, और इनको 3 फेसेस में इस्तेमाल तकसीम किया जाता है। G1 फर्स्ट है, सेकंड है सिंथेसिस, एंड G2 आपका जो सेकंड गैप कहलाता है। G1 फेज जो होता है उसमें क्या होता है, आइए मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ कि जी फेज में क्या होता है। इस फेज में जो अपना सेल है साइकिल जी फेज से शुरू करता है, और इस मरहले के दौरान सेल अपनी प्रोटीन्स की फराहमी बढ़ाता है और कई ऑर्गेनल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स की तादाद को बढ़ा देता है और साइज में इटसेल्फ भी बढ़ता है। इस मरहला की एक और पहचान ऐसे एंजाइम की तैयारी है जो अगले मरहला यानी कि एस फेज में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होता है। ये आपका G1 फेज है। सेकंड जो चीज़ है एस फेज क्या होता है, इस मरहले में अपने क्रोमोसोम्स का
की कापियां तैयार करता है, यानी कि डुप्लीकेशंस बनाता है इसमें, इस फेज में। और इसके नतीजे में हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाइड्स होते हैं इस फेज में। नेक्स्ट है G2 फेज। G2 फेज क्या है? इस मरहले में सेल वो प्रोटीन्स तैयार करता है जो माइटोसिस खास तौर पर स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए जरूरी होती है। इसमें ये फेज होती है। और इंटरफेस की G2 फेज के बाद जो चीज़ें इस फेज में दाखिल होती हैं, डिवीजन फेज की पहचान माइटोसिस है, जिसमें सेल 2 वाटर सेल्स में तकसीम होता है, यानी कि इट इज़ करेक्टराइज्ड इनटू 2 डॉटर सेल्स में इसकी तकसीम होती है। ऐसे सेल जिन्होंने सेल दैट टेम्पोरेली परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग आर सेल टू, ऐसे सेल जिन्होंने मुस्तकिल या आर्जी तौर पर तकसीम का अमल ख़त्म कर दिया है, उन्हें फ़ौत विधि यानी कि तकसीम ना करने की हालत में समझा जाता है। उनकी ज़िंदगी का ये मर्रा आपका G0 फेज कहलाता है, यानी कि इब्तदाई आप इनिशियल स्टेज इसको G0 फेज कहते हैं, इनिशियल स्टेज इसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपका ये सारे का सारा साइकिल है G1 फेज का और M फेज का। और जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है इसमें सेंट्रोम है, क्रोमेटेड है, क्रोमेटाइड्स है, और इन तमाम चीज़ों को मिलकर S फेज, M फेज है, G2 फेज है और G1 फेज है। इस तरह ये क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर अपने इस यूकैरियोटिक सेल का ये सेल साइकिल है, ये सारे का सारा है यूकैरियोटिक सेल्स कहलाता है। और इसको इनमें तकसीम किया जाता है। इस सेल में जो वाक़यात बाकायदा मखसूस सिमत में ही होते हैं, ताकि तमाम के तमाम जो मराहल हैं मखसूस तरतीब के साथ एक ही दफ़ा अकर हूँ, यानी कि वो पजीर हूँ, और सेल साइकिल को मुखालफ सिमत में चलाना नामुमकिन होता है इस फेज पर। ठीक है, तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आपको G0 फेज है। और इस फेज में क्या होता है आइए आपको बताते हैं। G0 फेज में जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं 0 फेज में दाखिल होते हैं और तकसीम होना रोक देते हैं। कुछ सेल्स ऐसी हालत में गैर मुआयना मुद्दत तक रहते हैं, यानी कि सम सेल्स रिमेन एज G0 फेज इंडेफिनिट पीरियड, गैर मुआयना मुद्दत के लिए इसमें रहते हैं। जिसमें नर्व सेल्स हैं, कुछ सेल्स इस फेज में नीम मुस्तकिल तौर पर दाखिल होते हैं। सम सेल्स सेंटर G0 फेज सेमी परमानेंटली, यानी कि नीम मुस्तकिल तौर पर, जैसे कि जिगर और गुर्दे के सेल्स चंद सेल्स हैं, मतलब लीवर एंड किडनी। मैनी सेल्स डू नॉट एंटर G0 फेज एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म इज लाइफ, जिसको एपिथेलियल सेल का नाम भी दिया जाता है। और ये जो सेल हैं आप इसी तरह के कई सेल्स जैसे एपिथेलियल सेल्स कभी G0 फेज में दाखिल नहीं होते और जानदार की तमाम जिंदगी के दौरान तकसीम होते रहते हैं, इनके डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म इज लाइफ लाइक एपिथेलियल सेल्स। तो ये आपका G0 फेज कहलाएगा। आपने इमेज भी ऑलरेडी देख लिया। नेक्स्ट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसमें वाल्टर फ्लेमिंग नाम है, उसने मुशाहदा किया कि एक जो तकसीम है, यानी कि डिवाइडिंग सेल, जो तकसीम का जो सेल में न्यूक्लियस तब्दीलियों के सिलसिले एक सिलसिला जो शुरू होता है, उसने माइटोसिस का नाम दिया। और इस माइटोसिस को जो कि सेल की डिवीजन में एक अपना अहम रोल अदा करता है, और इसमें सेल 2 डॉटर सेल्स में तकसीम होते हैं और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होती है जितनी के पेरेंट सेल में होती है। और इसके साथ साथ माइटोसिस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही होते हैं, यानी कि माइटोसिस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं और माइटोसिस इनके सोमैटिक सेल्स में होती है। ठीक है जी। और यूकैरियोटिक सेल्स भी माइटोसिस की तरह एक सेल डिवीजन से गुजरते हैं, जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। इस तकसीम को माइटोसिस नहीं कहा जा सकता। क्यों? वाई? तो आप इन तमाम चीज़ों को क्यों नहीं कहा जाता? फेज ऑफ माइटोसिस के कुछ फेसेस हैं, उसके कुछ मराहल हैं, और वो क्या शुरू होते हैं। माइटोसिस का अमल चूंकि एक कॉम्प्लिकेटेड है, कम्प्लेक्स है, रेगुलेटर हाईलाइटेड है और बहुत बाकायदगी से ये अमल पजीर होता है। इसमें 2 मेजर मराहल होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस की तकसीम कैरोटेकस जिसे कहते हैं, और साइटोप्लाज्म की तकसीम जिसे साइटोसिंथेसिस भी कहते हैं। सबसे पहले केरोकाइनेसिस। केरोकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियस की डिवीजन जो यानी कि कैरोटेक्स में मजीद 4 मराहल होते हैं, जिसमें आप प्रोफेज कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं, एनाफेज एंड टेलोफेज। यानी कि क्लोरोकेंसिस की आप इसको जो तकसीम है 4 फेजेस में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में आम हालात में जो न्यूक्लियस होता है वो विरासती
जो मादा है उसको डीले और ब्रेक दागों की शक्ल में प्रोड्यूस करता है, जिसे क्रोमोटाइन कहते हैं। प्रोफेज के आगाज में जो क्रोमोटाइन होते हैं उसमें उनका सिकुड़ना और मोटा होना शुरू हो जाता है और बाकायदगी से इसकी साख्तों में तब्दील करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो जिन्हें इसके साथ साथ जो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं इस प्रोफेज में, और चूंकि रोशनी विरासती मादा में पहले एस फेज डुप्लीकेट कर चुका होता है, इसलिए क्रोमोसोम्स में दो सिस्टर क्रोमाइड होते हैं जो कि एक ही सेंट्रोमीटर से जुड़े होते हैं, और हर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमीटर पर एक पेंटोकोर भी होता है। प्रोटीन से ये बनी पेचीदा साख्त वो मुकाम है जहाँ स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं। ये प्रोफेज आपका बन कहलाता है। ठीक है, देयर आर टू सेंट्रोलाइजेस कलेक्टिवली एंड कॉल्ड सेंट्रोसोम। न्यूक्लियस के करीब दो सेंट्रोलाइज पाए जाते हैं जिनको मजमूई तौर पर हम सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। जैसे कि शक्ल जो दी गई है 4.19, उसमें हम देखेंगे ये क्या चीज़ है, और इसमें हर सेंट्रियोल दो में तकसीम हो जाता है और इस तरह दो डाटर सेंटर्स बन जाते हैं। दोनों सेंट्रोसोम्स के मुखालिफ कुतबैन की तरफ ये चीज़ें चली जाती हैं, जहाँ वो साइटोप्लाज्म में बड़ी ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को जोड़कर माइक्रोट्यूब्स बनाता है, और इस तरह बनने वाली माइक्रोट्यूब्स को स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। सेल में जो चीज़ बनती है और जो उससे बनने वाले स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं सेल में, उसको मुकम्मल तौर पे उस सेट को माइटोनिक स्पिंडल कहते हैं, और माइटोनिक स्पिंडल, और बाय दिस टाइम, और इस वक्त तक सेल का जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि इस वक्त जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर एनवॉल्व टूट चुके होते हैं और स्पिंडल फाइबर सेल के मरकज में इसमें जगह जगह बना देते हैं। तो ये आपका प्रोफेज फेज कहलाता है, किसका, उनके माइक्रोसोम का। जिनके प्रोकैरियोट्स में जो मुनासिब न्यूक्लियस नहीं होता वो डिवीजन के दौरान स्पिंडल्स में भी नहीं बनाए जाते। यही वजह कि उनमें होने वाले डिवीजन को माइटोसिस नहीं कहा जाता। तो ये प्रोफेज है। और सेकंड आपका जो हिस्सा आपका जो इसमें चैप्टर में स्टार्ट होता है, वो आइए देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है? मेटाफेज में जब स्पिंडल फाइबर्स काफ़ी हद तक लंबे हो जाते हैं तो चंद स्पिंडल फाइबर, जिन्हें हम काइनोकोर फाइबर्स का नाम देते हैं, क्रोमोसोम्स के काइनोकोर्स के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं, और हर क्रोमोसोम के साथ मुखालिफ सिमतों से आने वाले दो काइनोकोर फाइबर्स जो जुड़े होते हैं, उन क्रोमोसोम्स को अपने सेल के खत इस्तकबार यानी कि इक्वेटर में उसको तरतीब देते हैं, और इस तरह एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। बहुत से दूसरे फाइबर्स यानी कि इन काइनोकोर्स को फाइबर्स जो कि मुखालिफ सिमत में चलने वाले होते हैं, फाइबर के साथ इनका कनेक्शन हो जाता है, यानी कि अपोजिट सेंट्रोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं और वो जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट वन है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? एनाफेज में जब एक काइनोकोर स्पिंडल फाइब्रोक्रोमोसोम्स के काइनोकोर के साथ जुड़ जाता है, कनेक्ट विद काइनोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये इस सेंट्रोसोम की तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिससे स्पिंडल खुद निकलता है, यानी कि जिससे खुद वो ओरिजिनेट होता है। और खिंचाव की ये कुव्वत क्रोमोसोम्स के सेंटर क्रोमाइड्स को तकसीम कर देती है और वो अलहदा हो जाते हैं। ये सिस्टर क्रोमाइड्स अब सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं और वो अपनी तरफ आने वाले सेंट्रोसोम की तरफ खींचे चले जाते हैं। दूसरे स्पिंडल फाइबर यानी कि नॉन काइनोकोर्स को फाइबर्स भी लंबे हो जाते हैं। एनाफेज के इख्तिताम पर सेल क्रोमोसोम्स की एक जैसी कॉपियों को मुखालिफ कुतबीन पर दो ग्रुप्स में अलहदा करने में इनको कामयाब हो जाते हैं। ये एनाफेज कहलाता है। टेलोफेज है। टेलोफेज में जो ये मरहला प्रोफेज का उल्टा है, यानी कि अलहदा हो चुके क्रोमोसोम्स के दोनों सेट के दरमियान न्यूक्लियर एनवॉल्व जो बनता है, दोनों सेट के क्रोमोसोम्स जिनके ग्रुप में न्यूक्लियर एनवॉल्व बन चुके होते हैं, अब खुलकर दोबारा क्रोमाइड
की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इस तरह न्यूक्लियर डिवीज़न तो मुकम्मल हो जाती है, लेकिन सेल डिवीज़न को मुकम्मल होने के लिए अभी एक मरहले से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में जो अमल है वो साइटोप्लाज्म की तकसीम के ज़रिए होता है। जानवर के सेल्स में साइटोकाइनेसिस का एक अमल यानी कि क्लीवेज के ज़रिए होता है। इस जगह पर चूँकि मेटाबॉलिज्म प्लेट हुआ करती थी, एक झुर्री बनती है जिसे क्लीवेज फ़रो कहते हैं। ये झुर्री मज़ीद गहरी होती चली जाती है और आखिरकार पेरेंट सेल को 2 में तकसीम कर देती है, यानी कि इसको पेरेंट्स को 2 में तकसीम इसकी कर देती है। और पौधे के सेल्स में इसमें साइटोसेल प्लांट सेल्स आकर डिफरेंटली मुख्तलिफ किस्म का अमल होता है जिसको हम गाल्जी अपरेंट्स का नाम देते हैं, जिसकी छोटी छोटी थैलियाँ इनके वेसल्स के दरमियान जमा हो जाती हैं और वहाँ आपस में जम होकर मेम्ब्रेन्स के साथ लिपटी एक डिस्क बना देती हैं, एक लिपटी डिस्क बना देती हैं और फ्रेगोप्लास्ट कहलाती हैं। इन डिस्क को हम सेल प्लेट या फ्रेगोप्लास्ट का नाम देते हैं, यानी कि फेर्गोप्लास्ट का नाम देते हैं। सेल प्लेट बाहर की तरफ बढ़ती है और इसमें मजीद 2 विकल्स जम हो जाती हैं। आखिरकार सेल प्लेट की मेम्ब्रेन सेल के साथ जो चीज़ें मिलकर आपस में सेल प्लेट के अंदर कमोदा सेल बनाया जाता है या मिल जाता है। नतीजे में 2 डिवीज़न डॉटर सेल इसमें बन जाते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी मेम्ब्रेन सेल और अपनी सेल वॉल होती है। जैसा कि आपको 5.3 जो आपका फिगर है यानी कि शक्ल सूरत है वो इसमें साइटोकाइनेसिस में दिखाया गया है। तो वो देखते हैं कौन सी इसमें फिगर है 5.1। हाँ, ये आगे आ रही है। ये माइटोसिस का सारा फंक्शनैलिटी है और सारे के सारे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे इसमें हिस्से पाए जा रहे हैं। तो इस तरह ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। स्टेजेस इन माइटोसिस है, ये सारी की सारी माइटोसिस की स्टेजेस हैं जिनको यहाँ पे शक्ल में दिखाया जाता है। ये साइटोकाइनेसिस की स्टेजेस हैं जिसको अभी हमने डिस्कस किया प्लांट सेल्स में, तो इस तरह इनको देखा जा सकता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस की अहमियत क्या है। माइटोसिस इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इन द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट इज, और मैं आपको डायरेक्ट ही उर्दू में तर्जमा ताकि आपका टाइम बच सके। माइटोसिस की अहमियत असल क्रोमोसोम्स के मुकर्रर सेट को कायम रखना होता है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स सेट जो असल होते हैं। Each daughter cells receives chromosome that are like in composition and equal in number of chromosomes of parent cells। और जो दूसरे लफ्जों में हर जो डाटर सेल है वो क्रोमोसोम वसूल करता है और अपनी कंपोजिशन अपनी तैयारी के मराहल की तादाद से पेरेंट सेल के क्रोमोसोम जैसे होते हैं। और जैसे कि जानदारों की जिंदगी में मंदरजा झैल 2 वाकयात जहां माइटोसिस होती है, 2 वाकयात होते हैं जो कि जानदारों की ज़िंदगी में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट आप ग्रोथ में किस तरह होते हैं आइए देखते हैं। ये एक आपके सामने एक सिंगल सेल दिखाया गया है, ज़ाइकोट उसको कहते हैं, और एक मल्टी सेल्यूलर जिस्म का बनना है, यानी कि जानदार जब आपकी प्रोडक्शन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जानदारों में सेल्स की तादाद माइटोसिस से जब बढ़ती है, एक सेल यानी कि ज़ाइकोट से मल्टी सेल्यूलर जिस्म के बनने की और फिर नशोनुमा की यही बुनियाद बनता है। ज़ाइकोट सेल के थ्रू माइटोसिस में जो इसमें नशोनुमा और इसकी जो ग्रोथ आपकी डेवलपमेंट होती है, और ये सारे का सारा प्रोसेस होता है, इस सारे का सारा अमल होता है। तो ये आपकी इब्तिदा होती है और ज़ाइकोट माइटोसिस से ज़ाइकोट का बनता है। नेक्स्ट है आपकी सेल्स रिप्लेसमेंट, सेल की तब्दीली। सेल इसमें क्या होता है, इसमें जिस्म के कुछ हिस्सों में मसलन जिल्द और डाइजेस्टिव जो नाली है, सेल्स हमेशा इसमें उतरते रहते हैं और इनके बदले नए सेल्स आते रहते हैं। नए सेल्स माइटोसिस से बनते हैं, इसलिए बिल्कुल वैसे ही जैसे होते हैं जैसे कि अलहदा होने वाले इसमें चीज़ें होती हैं। इसी तरह रेड ब्लड की सेल्स की ज़िंदगी मुख्तसर तकरीबन 4 माह होती है और नए रेड सेल
ब्लड सेल्स भी माइटोसिस से ही बनते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी मुद्दत सिर्फ और सिर्फ 4 साल है, और उससे ही नए ब्लड सेल्स ही यानी कि और फॉर्म्ड माइटोसिस से ही बनते हैं। रीजनरेशन का जो अमल है, जैसे कि ये यहाँ पे आपकी इन सी स्टार में दिखाया गया है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप चंद जानदार यानी कि सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, चंद जानदार अपने जिस्म के हिस्सों को दोबारा बना सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, यानी कि इसमें नए सेल्स बनने का अमल माइटोसिस से होता है। मिसाल के तौर पर सी स्टार माइटोसिस करके अपने खोए हुए बाजू को दोबारा बना लेता है, यानी कि इसके बाजू जब खो जाते हैं तो वो इनके थ्रू रीजनरेशन के अमल के थ्रू माइटोसिस के थ्रू वो अपने खोए हुए बाजू को दोबारा बना देता है। रीजनरेशन का ये अमल कहलाता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आइए देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ जानदार ऐसे सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन के जरिए बिल्कुल अपने जैसे ही जानदार पैदा करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिया भी माइटोसिस ही होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रा बिडिंग बडिंग करता है, जो एक तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। यानी कि हाइड्रा जब सेक्सुअल बडिंग करता है, और वो एक तरह के हाइड्रा माइटोसिस के थ्रू ही ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जो इस तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इस अमल के दौरान हाइड्रा के जिस्म की सतह पर सेल्स में माइटोसिस होती है, और सेल्स का एक मजमुआ होता है जिसे हम बड कहते हैं। ब्लड के सेल्स में माइटोसिस जारी रहते हैं, और ये साइज में बढ़कर नया हाइड्रा बनाती हैं, यानी कि नई एक चीज़ बनाती हैं। ये चीज़ें, ये सेल्स आपको दिए गए हैं, और यहाँ पे जो सेल्स है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिया बन जाते हैं, यानी कि ये पौधों में है, वेजिटेटिव प्लांट्स, और ये हाइड्रा में बडिंग हो रही है, जिसमें माइटोसिस को हमने, ये जो माइटोसिस का जो सेल्स का वो डिस्कशन आपके सामने अभी जो हमने किया है। तो पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के दौरान भी यही सेल की डिवीजन होती है। तो कुछ गलतियां हैं माइटोसिस में, जिसको हम एरर बोलते हैं इंग्लिश में। एरर इन माइटोसिस में क्या होता है, इसमें जो माइटोसिस को कंट्रोल करने से गलती से कैंसर हो सकता है माइटोसिस को, और तमाम सेल्स में ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो माइटोसिस के औकात और उसकी तादाद को कंट्रोल करते हैं। बाज़ औक़ात सेल्स के इन जीन्स में तब्दीली यानी कि म्यूटेशन होती है, म्यूटेशंस होती है, और सेल्स तकसीम होना जारी रखते हैं। इसके नतीजे में अब नॉर्मल सेल्स की ज़ायद अफ़ज़ा से रसौलियाँ बन जाती हैं, जिन्हें ट्यूमर्स का नाम दिया जाता है। जब ट्यूमर्स इसी जगह में रहें जहाँ बनते हैं, उन्हें B9 ट्यूमर्स भी कहते हैं। और ऐसे ट्यूमर जिसके दूसरे हिस्सों में कैंसर वाले सेल्स भेजे जाते हैं, जिन्हें न्यूरो ट्यूमर्स बन जाते हैं, इस अमल को मेटासिस यानी कि बीमारी का फैलना कहते हैं। ये कुछ माइटोसिस की गलतियां हैं, और इसमें ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। कुछ एक प्रैक्टिकल वर्क है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दी गई है, अगर आप इसको खुद देख लीजिएगा, इसके साथ सारी की सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं, जो मसले मसाइल होते हैं प्रैक्टिकल में, ये सारी की सारी जहाँ पे चीज़ें शो की गई हैं, आप इनको डियर स्टूडेंट खुद देख सकते हैं। प्रोसीजर भी दिया गया है, तरीकाकार भी दिया गया है। ये सारे का सारा अमल है जिसके थ्रू आप एक प्रैक्टिकल वर्क करके यहाँ पे आप बताते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने रिजल्ट भी, फाइंडिंग्स भी दी होंगी। ये आप ऑब्जर्वेशंस हैं, ये उनके मुशाहदात किए गए हैं, फिर उसने एवेल्यूएशन की है, यानी कि उसकी फाइंडिंग दी है। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको ट्रांसलेशन करके आप मज़ीद 5 से 6 मिनट आपका ज़ाया ही करूँगा। और ये यहाँ पे उसकी जो नीचे इन्होंने नंबर ऑफ सेल्स, प्रोफोज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और टोटल जो इसका दिया गया है, इस सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में ये चीज़ें उन्होंने आपको दी गई होंगी कि किस तरह ये इस प्रोफेज का, मेटाफेज का, एनाफेज का और टेलोफेज का जो सेल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइकिल्स हैं, वो किस तरह बनता है। यानी कि सेल साइकिल के मुख्तलिफ मराहल में मौजूद सेल्स
13 किस्म के पॉइंट इन्होंने दिया है टिश्यू पेपर की मदद से जो कतरे को खुश करते हैं, और इसका डिसेक्शन निडल के ज़रिए जड़ के किनारे को अच्छी तरह काट कर 1 रुपये के सिक्के में, तो आप उनको आप इटसेल्फ ट्राई कर सकते हैं। वो सारी की सारी उसमें इस तजर्बे में डिटेल दी गई है जो कि आप इटसेल्फ देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मीओसिस को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये आपका यूनिट 5 यानी कि चैप्टर 5 का लेक्चर का पार्ट 1 है जिसको हमने माइटोसिस को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम मीओसिस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ऑलरेडी जो स्टूडेंट मौजूद हैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और जो भारी भरकम रकम अदा कर रहे हैं अपनी अकेडमीज में, और यही चीज़ें वहाँ भी आपको जो टीचर्स हैं डिस्कस कर रहे होते हैं, ये फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या पीसी आपके घर में होना चाहिए, तो आप तनवीर एमएसपी को चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे वॉच करके इन लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप जितनी आपकी कैपेसिटी है थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट लेक्चर यानी कि उनको पार्ट्स में तकसीम करके अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उन तमाम लेक्चर्स को थोड़ा थोड़ा जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको लिसन करें, सुने करें, कंपैरिजन करें अपनी बुक के साथ। और आपके पास इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है तो उनके साथ इन तमाम चीज़ों को आप समझ के लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। अपने घर वालों के पैसे बचाएं, अपनी उन पैसों को किसी और जगह पर यूटिलाइज करें, और इन्हीं चीज़ों को इस महंगे दौर में यहाँ से लेक्चर लेके मसलसल ये एसेट यहाँ पे अवेलेबल है, और थ्रू आउट ऑल द लाइफ यहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। एक और लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे।